आज हम लोग इक्विलिब्रियम पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ प्रॉब्लम करवाया था, आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। जैसे देखिए एक बहुत बेसिक चीज पे है प्रॉब्लम, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये थ्योरी का ही पार्ट है जो कि हमने आपको नहीं वहां पर डिस्कस किया था, हम यहां पे आपको डिस्कस कर देते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि कौन रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा और कौन रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जैसे कि पहला ए ऑप्शन देते हैं हम, मैग्नीशियम सॉलिड को आप अगर 2HCl गैस के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता है MgCl सॉलिड, MgCl2 सॉलिड और प्लस H2 गैस। दूसरा है NaNO3 को अगर आप क्या करते हो, NaNO3 को अगर आप क्या करते हो K2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है Na2SO4 प्लस KNO3। बैलेंस आप चाहो तो कर लो, 2 है यहां पर, 2 है यहां पर, ठीक है। सी में अगर आप AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन करते हो तो बन रहा है AgCl सॉलिड और प्लस NaNO3। डी ऑप्शन है कि अगर आप क्या करते हो Ki को अगर आप PbSO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, PbNO3 का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराते हो तो बनता है PbI2 और प्लस 2KNO3। ये आपका रिएक्शन है 4 और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा और कौन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होगा। देखिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने के लिए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जरूरी है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम सिस्टम में ही, इक्विलिब्रियम से बाहर नहीं जाए, सिस्टम से बाहर नहीं जाए आपका। जैसा कि आपको पहला केस में दिख रहा होगा कि गैस इन्वॉल्व है रिएक्शन में, और गैस जो होगा हम बेसिकली यहां पर आपको ऐसे कर देते हैं, Cl सॉलिड की जगह हम H2O लिक्विड कर देते हैं और MgOH का होल 2 कर लेते हैं यहां पे हम लोग, MgOH का होल 2 एक्वस। जैसा कि आपको पहला रिएक्शन में दिख रहा होगा कि जो गैस है H2 गैस है वो बाहर निकल रहा होगा सॉल्यूशन से, तो वो इक्विलिब्रियम मतलब वो जो H2 गैस बाहर निकल रहा होगा इसके कारण से इक्विलिब्रियम लगातार आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। आप ये पढ़ोगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम किसी चीज को रिमूव करते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम से, इक्विलिब्रियम उस तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। तो जैसे ही गैस प्रोड्यूस हो रहा होगा H2 गैस, इक्विलिब्रियम जो होगा आसानी से उस तरफ मूव करता चला जाएगा और रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा, बल्कि रिएक्शन 100% कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा सारा जो है सॉल्युबल कंपाउंड है, सारा ये चारों जो है सॉल्युबल कंपाउंड है, चारों जो होगा सिस्टम में ही रहेगा, सिस्टम से बाहर कोई नहीं जा रहा है और इसीलिए ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। बात अगर हम इसकी करें तो ये भी सॉलिड है, PbI2 भी सॉलिड होता है, तो ये भी इक्विलिब्रियम सिस्टम से बाहर निकल रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम सिस्टम से बाहर निकल रहा है और इक्विलिब्रियम सिस्टम से बाहर निकल रहा है, इसलिए ये भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। AgCl प्रेसिपिटेट होता चला जाएगा और ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट यही है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम सिस्टम से बाहर चला जाए, या तो गैस बन के उड़ जाए या प्रेसिपिटेट बन जाए और मीडियम से सिस्टम से आपका अलग हो जाए, तो आप कहोगे कि रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा, बिकॉज उस केस में जो है आप किसी पार्टिकुलर स्पीशीज को बाहर निकालते जा रहे हो, बाहर निकल रहा है, अपने आप बाहर निकल रहा है, तो अपने आप बाहर निकल रहा है तो इक्विलिब्रियम जो होगा हमेशा आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा और 100% कंप्लीशन हो जाएगा रिएक्शन का, और आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नो पॉइंट यही है कि एनी केमिकल रिएक्शन in which any one of species, any one of products form move out from equilibrium system
move out from equilibrium system. Any chemical reaction in which any one of products formed move out from equilibrium system, ठीक है, moves to 100% completion, moves to 100% completion, and hence it is told that such reaction don't achieve equilibrium, और इसलिए कहा जाता है कि ऐसा रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। तो यही पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए, यही आपका पॉइंट, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है आपके पास। अब देखिए हम लोग आगे कुछ और सवाल करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसको कि आपको समझना चाहिए कि जब भी इक्विलिब्रियम सिस्टम से कोई चीज, कोई गैस, कोई सॉलिड बाहर निकल रहा है, या इन फॉर्म ऑफ गैस और इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, तब आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा, बल्कि रिएक्शन 100% कंप्लीट जाएगा। अब देखिए हम आपको कुछ सवाल करवाते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे। इस तरह के सवाल में स्टूडेंट को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन स्टूडेंट को ट्रबल होता है। देखिए हम करवाते हैं कि टू सॉलिड्स A and B dissociates as follows. Dissociates as follows. A सॉलिड टूट रहा है और बना रहा है C गैस और D गैस। B सॉलिड टूट रहा है, बना रहा है E गैस और D गैस। इसका Kp1 दिया हुआ है 400 atm², इसका Kp2 दिया हुआ है 900 atm²। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल प्रेशर इफ A solid and B solid simultaneously dissociates। साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। अगर A सॉलिड और B सॉलिड साइमल्टेनियसली डिसोसिएट कर रहा है, एक साथ डिसोसिएट कर रहा है, तो टोटल प्रेशर निकालिए। तो गौर कीजिएगा, इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। A सॉलिड मान लो टूट रहा है, बना रहा है C गैस और D गैस। मान लो ये इनिशियल जो है एक्सेस है, इसकी बात ही नहीं है, एक्सेस है ये इनिशियल। फाइनल मान लेते हैं इसमें से X टूटा, तो ये जो है P1 प्रेशर बना और P1 प्रेशर बना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा P1 हमने लिखा, बिकॉज इधर मोल हमने लिखा है, इधर X मोल लिखा, उधर P1 ATM लिखा है, प्रेशर ATM में कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है। बिकॉज इधर सॉलिड है, उसको हम प्रेशर के टर्म में लिख नहीं सकते हैं। सिमिलरली B सॉलिड का भी हम साथ ही साथ करते चलते हैं। आपको E गैस और प्लस D गैस बन रहा है, और ये भी एक्सेस में होगा, सॉलिड है तो स्पेस में मिलोगे 0 और 0। फाइनल मान लो ये Y मोल टूट रहा है, और ये P2 ATM बन रहा है, और ये P2 ATM बन रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहां से भी D गैस प्रोड्यूस हो रहा है और वहां से भी D गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल जो D गैस बन रहा होगा P1 प्लस P2 ATM बन रहा होगा। यहां भी P1 प्लस P2 ATM बन रहा होगा, P1 प्लस P2 ATM बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें Kp1 का, तो Kp1 विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ C इंटू प्रेशर ऑफ D, एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा 400 atm² विल बी इक्वल टू P1 इंटू P1 प्लस P2। ये हुआ इक्वेशन 1। यहां पे अगर हम बात करें Kp2 का, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ E इंटू प्रेशर ऑफ D, एंड दैट विल बी इक्वल टू 900 atm² will be equal to P2 और P1 plus P2। इक्वेशन 2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो 1 plus 2 implies that, देखोगे आपके पास हो जाएगा 400 plus 900 and that will be equal to हो जाएगा P1 plus P2, दोनों में कॉमन है, और अगर आप इसमें P1 आएगा कॉमन, इसमें P2 आएगा कॉमन, तो इससे आपको निकल जाएगा कि P1 plus P2 का स्क्वायर
विल बी इक्वल टू 1300 एटीएम। और इसका मतलब हो गया P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1300 एटीएम। और जब अंडर रूट 1300 एटीएम आ गया है तो टोटल प्रेशर ऑन मिक्सचर, टोटल प्रेशर ओवर ए एंड बी सॉलिड क्या होगा, P1 प्लस P2 इसका और P2 मतलब 2P1 प्लस P2। समझ ना, इसका प्रेशर, सी का प्रेशर, डी का प्रेशर और ई का प्रेशर, हमने यही किया, सी का प्रेशर, डी का प्रेशर और ई का प्रेशर, एंड दैट विल इक्वल टू 2 अंडर रूट 1300 एटीएम। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक चीज कि हमने बस यही किया कि जब साइमल्टेनियसली डिसोसिएशन हो रहा है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस हो, तो आप बारी बारी से इससे डिसोसिएशन करवा लो, इससे डिसोसिएशन करवा लो, और जो कॉमन स्पेसिस है, जो कॉमन स्पेसिस है उसका जो डिसोसिएशन होगा वो करस्पॉन्ड टू करेगा दोनों के, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। गौर कीजिएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। P1 इससे आया, P2 इससे आया, टोटल डी का प्रेशर यहां पे P1 प्लस P2 एटीएम होगा, और यहां भी टोटल डी का प्रेशर P1 प्लस P2 एटीएम होगा। अब देखिए हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए एक और अच्छा सवाल आपको देते हैं हम। क्वेश्चन ये है, इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन NO plus NO2 gives N2O3, नोट 2 नहीं ले गए यहां पे, गैस सब, और 2NO2 जो है N2O4, इसका Kp दिया हुआ है 8 ATM इनवर्स, और इसका Kp नहीं पता है, Kp1 निकालना है आपको। इफ इनिशियली 3:5 mixture of NO and NO2 are present, NO2 are present, and at equilibrium 0.5 atm of NO2 and 5.5 atm of total pressure is observed. 5.5 atm of total pressure is found. Then calculate, तब आपको कैलकुलेट करना है Kp1 क्या होगा, तब आपको Kp1 कैलकुलेट करना है। ये भी देखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस है। केस कैसे है, NO2 जो है रिएक्शन 1 में भी इन्वॉल्व है और रिएक्शन 2 में भी इन्वॉल्व है। NO2 आपका रिएक्शन 1 में भी इन्वॉल्व है और रिएक्शन 2 में भी इन्वॉल्व है, और इसलिए आपको थोड़ा सा आराम से प्रोसीड करना होगा, तरीके से, जो तरीका होना चाहिए, जो आपको अभी हमने बताया था उसी अनुसार से। आपने क्या किया, N2O3 आपको बन रहा है, आप सुनो मान लो 3P है, ये आपको बोला जरा 3:5 मिक्सचर है NO2 का, और 5P है ये, और ये 0 है, इनिशियली तो यही है। फाइनल आप गौर कीजिए, फाइनल जो है आपको दिया गया है कि जो NO2 का प्रेशर है, जो NO2 का प्रेशर है वो 0.5 एटीएम है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3P माइनस इसको मान लेते हैं हम X, X भी एटीएम है, एटीएम में प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा 5P माइनस X, एंड ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, X ही बनेगा, ये 5P माइनस X हुआ। और एक चीज और गौर कीजिए, हमारे पास है NO2 से बन रहा है N2O4, N2O4 बन रहा है। एक बात यहां भी गौर करना है कि यहां भी ये 5P जो होगा इन्वॉल्व होगा और 0 है, और ये जो होगा मान लो 5P माइनस Y यहां टूट रहा है, अगर ये 2 है, इनिशियल यहां पे ये लिया हमने, फाइनल अगर मान लो 5P माइनस Y हो रहा है, तो ये अगर ये Y टूट रहा है तो ये बनेगा Y/2। गौर कीजिए, अगर दोनों रिएक्शन को देखिएगा तो यहां आपने 5P माइनस Y लिखा है, यहां आपने 5P माइनस X लिखा है, कंबाइनली आपको, आप समझ रहे होगे कि आपको लिखना चाहिए कितना, 5P माइनस X माइनस Y,
और यहां 5p माइनस वाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि x जो है इस रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है NO2 का, और y जो है इस रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5p माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0.5 atm। ये आपको दे दिया गया है कि NO2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, 0.5 atm। तो देखिए, तो सेकेंड इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, पहला इक्विलिब्रियम है हमारा और दूसरा इक्विलिब्रियम है हमारा। तो सेकेंड इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें तो आपके पास है Kp2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ N2O4 जो है वो आपके पास है y बाई 2 का डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर। आप जान रहे हो कि ये दिया हुआ है 8 y बाई 2 डिवाइड बाई 0.25। तो y बाई 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0. इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा 2, मतलब y विल बी इक्वल टू 4। तो y जो हो गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो आपने y कैलकुलेट कर लिया। प्रेशर ऑफ N2O4 आपके पास आ गया y बाई 2 एंड दैट इज नथिंग बट 2 atm। आपको प्रेशर ऑफ NO2 की बात अगर हम करें तो प्रेशर ऑफ NO2 आपके पास 0.5 atm है, और इससे आपको ये आ जा रहा है कि प्रेशर ऑफ NO2 मतलब 5p माइनस एक्स माइनस 4, y का जगह हम 4 रख रहे हैं 0.5, और इससे आ जाएगा 5p माइनस एक्स बराबर 4.5। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 5p माइनस एक्स इक्वल टू 4.5। अब गौर कीजिएगा, आपके पास फ्री डेटा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P टोटल जो है वो आपके पास कितना है, 5.5 atm। तो P टोटल आपके पास होगा प्रेशर ऑफ NO प्लस प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ N2O3 और प्लस प्रेशर ऑफ N2O4, दैट इज इक्वल टू 5.5 atm। अब अगर हम सबका वैल्यू रखते हैं, सभी का प्रेशर कौन रखते हैं, देखिए यहां पर क्वेश्चन मिटा है, क्वेश्चन का नीड नहीं है। तो प्रेशर ऑफ NO की बात करते हैं, यह है 3p माइनस एक्स। प्रेशर ऑफ NO2 की बात करते हैं तो NO2 का प्रेशर आपको पता है 0.5 atm, और प्लस प्रेशर ऑफ N2O3 की बात करते हैं तो यह है x, और प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 की बात करते हैं तो प्रेशर ऑफ N2O4 है 2 atm एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू दिया गया है 5.5। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, x कैंसिल हो गया, 3p will be equal to 5.5 minus 2.5 that will be equal to 3, मतलब p will be equal to 1। और जब p 1 है तो आप 1 से ये भी निकाल सकते हो कि 5p minus x is equal to जो 4.5 लिख रहा, यहां पे 5 minus x equal to 4.5 हो जाएगा, मतलब x equal to हो जाएगा 0.5। तो आपको सबका प्रेशर निकल गया, आपको सभी का प्रेशर निकल गया है। आप 3p माइनस x की जगह आप 3 माइनस 0.5 लिख सकते हो। ये आपका हो गया है कितना, 0.5 atm, और ये आपका आ गया है 0.5। तो अगर आप इन सभी के डेटा को यूज कर लोगे तो Kp1 will be simply equal to pressure of N2O3 divided by pressure of NO और into pressure of NO2। अगर आप सारे वैल्यू को पुट करो तो आएगा 0.5 डिवाइड बाई 2.5 into 0.5, तो इस तरह से आपको आएगा 1/2.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp1। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाया। बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप यही है कि आप बारी बारी से क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे दोनों, एक में x मान लिया चेंज, एक में y मान लिया चेंज, और जो कॉमन स्पेसिस है उसमें दोनों इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज लिखो। इसमें x टूटा, इसमें y टूटा, तो टोटल जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा 5p माइनस x माइनस y होगा, और इसमें 5p माइनस x माइनस y होगा, कॉमन होगा। समझ रहे हो ना? तो सिंपल सा स्टेप है जिसको कि आपको फॉलो करना होगा, और इस तरह से आप जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे बेस्ड प्रॉब्लम है उसको आप कर पाओगे। अब देखिए कुछ और सवाल हम आपको करवाते हैं अभी।
क्वेश्चन ये है, फॉर द इक्विलिब्रियम COCl2 टूट रहा है किस तरह से, CO प्लस Cl2, और इसका K इक्विलिब्रियम Kc दिया हुआ है 0.152, ठीक है। इफ x mole of CaCl2 is taken in 1 liter flask, अगर x मोल COCl2 का हम लेते हैं 1 लीटर फ्लास्क में, देन कैलकुलेट, अगर x मोल हम लेते हैं COCl2 का 1 लीटर फ्लास्क में, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x such that half of the chlorine atom is not dissociated and remain in the form of COCl2। क्या हम x का वैल्यू लें ताकि हमारा हाफ ऑफ क्लोरीन एटम जो होगा वो नहीं टूट रहा होगा, वो CaCl2 के ही रूप में रहेगा। तो देखिए CaCl2 लिया हमने, CO लिया प्लस Cl2 लिया, ये x मोल xm हो गया है, 0 और 0 इनिशियल। फाइनल इक्विलिब्रियम देखिए क्वेश्चन के अनुसार, मान लीजिए x माइनस वाई है ये, तो y बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गौर कीजिए, कह रहा है कि हाफ ऑफ क्लोरीन एटम इज नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। तो सबसे पहली बात है क्लोरीन एटम है कितना, 2 मोल, 2x मोल। 1 मोल अगर COCl2 लेते हो तो 2x मोल आपके पास क्लोरीन एटम। तो मोल ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएटेड, मोल ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएटेड, जो मोल जो क्लोरीन एटम का डिसोसिएट कर रहा है वो क्या कर रहा होगा, हाफ ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन एटम टेकन। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आधा नहीं टूटा है, हाफ नहीं टूटा मतलब आधा टूटा है, हाफ नहीं टूटा मतलब हाफ टूटा है, तो मोल ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएटेड जो कि हमने लिया है y, ठीक है, y, या कह सकते हो कि 2y। अगर हम इसको तोड़ रहे हैं y, तो क्लोरीन एटम टूट रहा है 2y, that is will be equal to half into 2x, because आपको जो मोल ऑफ क्लोरीन एटम है वो 2x। अगर x मोल ले रहे हैं हम इसका COCl2 का, तो क्लोरीन एटम का मोल आपका 2x मोल है, तो आप क्या करोगे, आसानी से कैंसिल हो जाएगा, y will be equal to क्या होगा, सिंपली x/2 हो जाएगा। तो अगर आप Kc का डेटा लिखते हो तो आपके पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ COCl2, एंड दैट विल बी इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस y, और इससे हो जाएगा x/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x/2, तो आपको आ जाएगा x/2। तो आप आसानी से x को वैल्यू लिख सकते हो, क्या होगा, 2Kc। तो आपको x का वैल्यू लेना होगा 2 into 0.152 मतलब 0.304। इतना मोल आपको लेके चलना पड़ेगा COCl2, इतना मोल आपको COCl2 लेके चलना पड़ेगा, और इसी से आप क्या करोगे, ये हो जाएगा कि हाफ ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएट नहीं करेगा। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कि हाफ ऑफ क्लोरीन एटम डिसोसिएट नहीं कहा है, अगर बोलता 1/3 डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो उसी तरह से प्रोसीड करते हैं कि अगर मान लिया 1/3 डिसोसिएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब 2/3 डिसोसिएट कर रहा है, उस अनुसार से आप y को x के टर्म में लिखते हैं और आपके पास डेटा तुरंत आ जाता। y की जगह x/2 हमने पुट कर दिया है बस सिंपली। अब देखिए हम इक्विलिब्रियम पे जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं बार बार, उस इक्विलिब्रियम पे हम एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करवा रहे हैं, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी निकालने का। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन 2NO2 जो N2O4 में बन रहा है, वेपर डेंसिटी इज
25.67 6 लिख देते हैं सिंपली एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर. फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केपी वैल्यू. फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केपी वैल्यू. वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो आप NO2 को, 2 NO2 है आपके पास, बन रहा है N2O4 और इसको 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं इससे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2. इनिशियल आपके पास ये है, इनिशियल आपके पास ये है, ये 1 है, टूट गया 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा बाई 2. ठीक है, तो जो टोटल मोल है आपको दिख रहा है कि टोटल मोल जो है एन टोटल आपके पास हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2. दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2. अब अगर हम एन टोटल को लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 और जो कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, एन टोटल हमारा ये है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से. देखो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 25.6 है. इसका मतलब मोलर मास विल बी इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हो मोलर मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू 51.2. 51.2 जो होगा आपका मोलर मास हो गया. मोलर मास की जगह आप लिख सकते हो, मोलर मास की जगह आप लिख सकते हो मास, मोलर मास की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं मास फाइनल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल फाइनल. फाइनल की बात करें, ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात किया जा रहा है. मास फाइनल जो होगा मास इनिशियल के बराबर होगा, बिकॉज मास कंजर्व होता है रिएक्शन में, और 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2. और मास इनिशियल क्या होता है, मास इनिशियल की अगर हम बात करें तो मास इनिशियल हमने 1 मोल लिया है NO2 का, 1 मोल NO2 का मास कितना होगा, 1 मोल NO2 का मास हो जाएगा हमारे पास, 1 मोल NO2 का मास आप ले सकते हो कितना, 46 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 2. देख लो 32 और 14 46, और इससे आपको निकल जाएगा, आपको पता है 51.2 है, 46 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 2. तो इससे आप कैलकुलेशन अगर करोगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू 46 डिवाइड बाई 51.2. तो अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 46 डिवाइड बाई 51.2. और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 51.2 माइनस 46 डिवाइड बाई 51.2. तो आपको कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.2 और ये हो गया 5 डिवाइड बाय 51.2. तो दैट इज अल्फा बाई 2. तो अल्फा आप निकाल सकते हो कि आपके पास हो जाएगा 10.4 डिवाइड बाय 51.2. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. और जब आप अल्फा निकाल लिए, आपको टोटल प्रेशर पता है, तो आप आसानी से केपी निकाल सकते हो, बिकॉज प्रेशर ऑफ N2O4 is nothing but alpha by 2 divided by 1 mass alpha by 2 into P total. और alpha by 2 कितना होगा, 5.2 divided by 51.2 divided by 1 minus alpha by 2 क्या होगा, 1 minus alpha by 2 क्या होगा, 46 divided by 51.2 into 1 atm. तो क्या होगा 5.2 divided by 46 atm. ये प्रेशर ऑफ N2O4 है. प्रेशर ऑफ NO2 की बात अगर हम करें, प्रेशर ऑफ NO2 की हम बात अगर करें तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू पी टोटल होगा. और 1 माइनस अल्फा को अगर आप लिखना चाहो तो 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा आपके पास इतना है तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा 51.2 में से 10.4 घटाना होगा हमें, तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 0 और हो जाएगा 4. तो 40.8 डिवाइड बाई 46 इंटू पी टोटल 1 atm. तो आप आसानी से केपी निकाल सकते हो, प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर. ठीक है,
जो कि आपके पास हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 46 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 40.8 डिवाइड बाय 46 का, नॉट स्क्वायर ऊपर, नीचे स्क्वायर होगा बिकॉज ऊपर पावर 1 है, Pn2O4 का पावर 1 है और PnO2 का पावर स्क्वायर। इस तरह से वेपर डेंसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं मोलर मास से, और मोलर मास को हम मास फाइनल, मोल फाइनल किया, मास फाइनल को मास इनिशियल के बराबर किया, बिकॉज मास होता है केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है। इसी ये जो हमने स्टेप लिया है, इसी स्टेप को बेसिकली यूज करना होता है हर जगह। जब भी आपको वेपर डेंसिटी का सवाल पूछा जाए तो ये जो स्टेप हमने बॉक्स में लिखा है, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना होता है कि मोलर मास फाइनल विल बी इक्वल टू मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल। चूंकि केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होना है, इसलिए मास फाइनल विल बी इक्वल टू मास इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2। और इससे आप अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा, हमने कैलकुलेट किया। बहुत लोग एक फॉर्मूला याद रखते हैं थियोरेटिकल डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, इस तरह से लोग याद रखते हैं इसको, तो आप बहुत आसानी से याद खुद भी कर सकते हो। कोई है, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है। अगर हम एक फॉर्मूला आपको लिखना चाहें तो कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है, मान लो A से बन रहा है 1/NaN, A से बन रहा है 1/AN, इनिशियल जो है आपका दिया गया है ये 1 और ये है 0, फाइनल जो होगा ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा बाई n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल टोटल फाइनल जो हो गया वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। हम क्या करते हैं, dt जो है वो थियोरेटिकल, इसको हम लिखते हैं थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी लिखते हैं, मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इनिशियल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इनिशियल वेपर डेंसिटी। इनिशियल वेपर डेंसिटी को ही हम लोग थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी कहेंगे। जो आपको दिख रहा होगा कि मोलर मास इनिशियल डिवाइड बाय 2 होगा, मोलर मास इनिशियल डिवाइड बाय 2 होगा थियोरेटिकल डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। और DE जिसको कि हम लोग लिख रहे हैं, या DO ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, जो कि क्या होगा इक्विलिब्रियम पर जो मोलर मास होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा मोलर मास ऑब्जर्व डिवाइड बाय 2। अगर हम मोलर मास ऑब्जर्व की बात करें, अगर हम मोलर मास ऑब्जर्व की बात करें तो ये मोलर मास फाइनल है, और मोलर मास फाइनल विल बी इक्वल टू मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल, मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल। मोलर मास फाइनल विल बी इक्वल टू मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल, और मास फाइनल डिवाइडेड बाय मोल फाइनल हम करते हैं। मोलर मास फाइनल कितना है, तो मोलर मास फाइनल को हम लोग लिख लेते हैं ऐसे 2 वेपर डेंसिटी DO। मोलर मास ऑब्जर्व जो होगा और 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व होगा। मास फाइनल को आप लिख सकते हैं मास इनिशियल और डिवाइडेड बाय मोल फाइनल, जो कि है 1 माइनस अल्फा बाई n, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। मास इनिशियल जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने मास इनिशियल जो है मोलर मास के बराबर ही लिया था, A का मोलर मास के बराबर लिया था, तो हम उसको मोलर मास ऑफ A के टर्म में लिख सकते हैं। और मास इनिशियल के जगह हम लिख सकते हैं 2 वेपर डेंसिटी थियोरेटिकल डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और ये हो गया 2 वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, 2 कैंसिल हो गया। अगर आप करोगे इसको तो हो जाएगा DO 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n विल बी इक्वल टू dt, और 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n विल बी इक्वल टू dt बाई DO। तो अगर आप इससे कैलकुलेशन करना चाहोगे तो क्या होगा, अल्फा बाई n माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू, आप क्या करोगे 1 माइनस dt बाई DO, एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, DO माइनस dt डिवाइड बाई DO। अगर आप इसे कैलकुलेशन अल्फा कॉमन ले लेते हो और आपके पास आ जाता है क्या, अल्फा कॉमन ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस n डिवाइड बाई n, एंड दैट विल बी इक्वल टू dt माइनस DO माइनस dt डिवाइड बाई DO। तो आप अल्फा को रिलेट कर सकते हो dt और DO से। दिख रहा होगा कि आप अल्फा को आसानी से रिलेट कर लिए dt और DO से।
हम क्या करते हैं इसको एक्चुअल में dt और do को हम अल्फा के टर्म में लिखते हैं, हम उल्टा अल्फा को हम dt do के टर्म में लिख दिए। हम क्या करते हैं यहां पर आप देख सकते हो कि do डेंसिटी और वेपर डेंसिटी जो ऑब्जर्व होगा उसको हम अल्फा के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा के टर्म में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहोगे तो हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यही आएगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा do, ठीक है। हम डिसोसिएट करके ले लिए इसलिए ऐसा आ गया है, ठीक है। हम इसको एक्चुअल में n जो है n टूटा, ऐसे टूटा n अल्फा टूटा, हम इस तरह से लेते हैं n अल्फा टूटा। जनरली टूटता है, टूटने के लिए अगर एसोसिएशन कहा जाएगा तो उसी तरह से आएगा n अल्फा। जो डेटा दिया जाता है टूटने के लिए दिया जाता है, तो मान लिया हमने n टूटा, n टूटा, इसको क्या आप कह सकते हो nx में टूटा, ठीक है। a जो है nx में टूटा, कुछ पार्टिकुलर nx में टूटा, उसमें आप कंफ्यूजन होना चाहिए। तो सिंपली हो जाएगा n माइनस 1 अल्फा विल बी इक्वल टू dt। तो आपको आ जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू जाएगा dt माइनस do डिवाइडेड बाय do n minus 1, that is the relation of degree of dissociation with observed vapor density and theoretical vapor density। हम लोग जनरली डिसोसिएशन का केस लेते हैं, अगर एसोसिएशन का केस लेंगे तो आपको अल्फा बाई n होगा जो कि चेंज करेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम डिसोसिएशन का केस ले, जैसा कि यहां पर लिया गया है, डिसोसिएशन किया गया है, तो डिसोसिएशन के केस में 1 से n बनेगा तो अल्फा में टूटेगा तो n अल्फा बनेगा। तो नंबर ऑफ टोटल फाइनल जो होगा वो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है मोलर मास ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू मोलर मास फाइनल, और जो कि होगा मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल। और मास फाइनल क्या होगा, मास फाइनल को हमने मास इनिशियल के बराबर लिखा बिकॉज मास कंजर्व होता है। यही प्रोसीजर है सवाल को अप्रोच करने का। वेपर डेंसिटी में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि वेपर डेंसिटी जो होगा फाइनल, आप यही तरीका यूज कीजिएगा इस फॉर्मूला को याद करने की बजाय कि वेपर डेंसिटी फाइनल बराबर मोलर मास फाइनल डिवाइड बाय 2। मोलर मास फाइनल मतलब मास फाइनल नंबर ऑफ मोल फाइनल डिवाइड बाय 2, मास फाइनल मतलब मास इनिशियल नंबर ऑफ मोल फाइनल डिवाइड बाय 2। दिस इज द स्टेप थ्रू व्हिच यू हैव टू प्रोसीड इफ वेपर डेंसिटी इज गिवन इन ए क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रोसीड करना है। मास फाइनल को आप मास इनिशियल से रिलेट कर दे रहे हो, बराबर कर दे रहे हो, क्योंकि मास कंजर्व होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत आसान था, कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं कि फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन, जनरली डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए हम लोग करते हैं सर, फॉर द डिसोसिएशन रिएक्शन F2 गैस to 2F gas at 1000 Kelvin and 4 atm pressure, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.3। फाइंड द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डेंसिटी निकालिए। गौर कीजिएगा यहां पर वेपर डेंसिटी नहीं पूछ रहे हैं आपसे, डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो आप आसानी से फिर प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही दे दिया गया है। F2 से 2F में टूट रहा है, ये 1 ले लो, शुरू में 0, 1 माइनस अगर आप अल्फा लेते हो तो 2 अल्फा बनेगा इनिशियल और फाइनल। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल फाइनल जो होगा वो क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1.3। आपने नंबर ऑफ मोल फाइनल निकल लिया। अब नंबर ऑफ मोल फाइनल अगर आपके पास है तो मोलर मास फाइनल विल बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल, और मास फाइनल विल बी इक्वल टू सिंपली इक्वल टू मास इनिशियल जो आपने लिया है, बिकॉज किसी भी रिएक्शन में मास होता है कंजर्व होता है, और मास इनिशियल जो है, मास जो इनिशियल है वो कितना है, मास इनिशियल जो होगा 1 F2 के 1 मोल ऑफ F2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दैट विल बी इक्वल टू 38 ग्राम डिवाइड बाय 1.3। मास मोलर मास फाइनल जो होगा
38 डिवाइड बाय 1.3 होगा। अब मोलर मास फाइनल आपने निकाल लिया है, इतना ग्राम आ रहा है, और जब मोलर मास निकाल लिया है तो डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा, डेंसिटी फाइनल विल बी इक्वल टू पीएम बाई आरटी। पीएम बाई आरटी प्रेशर आपको दिया हुआ है, डेंसिटी आप समझ रहे हो ना, मोलर मास फाइनल आप निकाल लियो तो डेंसिटी फाइनल भी निकाल सकते हो पीएम बाई आरटी यूज करके। प्रेशर आपका है 4, मोलर मास फाइनल आपने 38.1.3 निकाल लिया, और आर का वैल्यू है 0.0821 और टेम्परेचर का वैल्यू है 1000 केल्विन। तो इस तरह से आप देखोगे आ जाएगा 4 इंटू 38 डिवाइड बाई 1.3 इंटू आप देखोगे 82.1 ग्राम पर लीटर। दिस इज द डेंसिटी ऑब्जर्व। ठीक है, तो इस तरह से आप डेंसिटी का भी सवाल कर लिए। इसमें भी आप यही देखोगे, गौर करोगे कि हमने यही कंसेप्ट यूज किया जो हमने वेपर डेंसिटी के लिए यूज किया था, कि आप मोलर मास फाइनल इज इक्वल टू मास फाइनल डिवाइड बाय मोल फाइनल, और मास फाइनल को आप सिंपली क्या करोगे, मास इनिशियल के बराबर कर लोगे, बिकॉज केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। तो चाहे वेपर डेंसिटी से रिलेटेड सवाल हो या डेंसिटी से रिलेटेड सवाल हो, दोनों जगह ये स्टेप कॉमन होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला खुद तैयार कर सकते हो तुरंत, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको अप्रोच लेना है। डेंसिटी पूछ रहा है तो पीएम बाई आरटी, चूंकि आपके पास पता है कि पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि पीएम इज इक्वल टू डीआरटी से आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि डेंसिटी फाइनल विल बी इक्वल टू प्रेशर फाइनल मोलर मास फाइनल डिवाइड बाय आरटी, और इसे आपने कैलकुलेट कर लिया, जो टर्म है डेंसिटी फाइनल उसको।